मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छी चल रही होगी। लास्ट ईयर के सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक रहे हैं, उस सीरीज में अपन सोशल इश्यूज से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें पेयर्स कितने सही है उसके बारे में पूछा जाएगा, ना कि स्टेटमेंट कितने सही है। तो आइए फटाफट अपन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हो, देखते हैं जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या बोल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छी चल रही होगी। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पर अपन को 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, वो भी करंट अफेयर बेस्ड, जो लास्ट ईयर के सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक रहे हैं, उस सीरीज में अपन सोशल इश्यूज से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम अपना वेस्ट किए फटाफट अपन एमसीक्यूज के ऊपर यहां पर ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी अपन सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे अपन को वो या तो रिलेटेड टू पॉलिसी, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऐसे तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनका लेवल, ज्यादातर जो लेवल रहता है वो मॉडरेट से टफ रहता है, स्टैटिक रहते हैं अपने आप में नेचर। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, इस पैटर्न में ज्यादातर अपन को कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें पेयर्स कितने सही है उसके बारे में पूछा जाएगा, ना कि स्टेटमेंट कितने सही है। तो यहां पर तो भी 50 एमसीक्यूज में अपन को बहुत सारे मिक्सचर से देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज के। तो आइए फटाफट अपन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हो, देखते हैं जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या बोल रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट एमसीक्यू, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर रिपोर्ट्स दिए, यहां पर पब्लिश्ड बाय दिया है। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में फर्स्ट आपका दिया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। देन ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। देन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो यहां पर पूछा यह गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट। तो मैं आपके लिए फिर से, जैसे कि अपन करते ही आ रहे हैं, आपके लिए कीवर्ड्स को मैं यहां पर मार्क कर दूं। तो अभी फिलहाल इसमें करेक्ट पेयर के बारे में पूछा है। स्क्रीन के सामने आपका एमसीक्यू नंबर 1, फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पेयर्स आपको बताने हैं कितने यहां पर सही है। चलिए देखिएगा, अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखिए, जब जस्ट अ मोमेंट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात की जाती है तो इट इज पब्लिश बाय द यूएनएफपीए, मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है, मेमोराइज करना पड़ेगा। देन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये चिल्ड्रन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही पेयर माना जाएगा। लेकिन फिर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को, नॉट द प्रथम फाउंडेशन। और अगर फोर्थ पेयर देखे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो इट इज पब्लिश बाय द प्रथम फाउंडेशन, नॉट बाय द यूनेस्को। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही पेयर्स सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ओनली 2, मतलब बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर, विथ रेफरेंस टू द फूड वेस्ट इंडेक्स FWI, consider the following statements. The food waste index monitors food inedible parts of wasted globally and focuses on household, food services and retail sectors. The FWI मतलब food waste index is released by the Food and Agricultural Organization and contributes to achieving SDG 12 targets. Which of the following statements given above are correct? तो यहां पर सीधे तौर पर which आया है तो मतलब स्टेटमेंट पूछे है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, या दोनों ही स्टेटमेंट आपके बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आपकी स्क्रीन के सामने एक और स्टैटिक क्वेश्चन, फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने है एमसीक्यू नंबर 2। चलिए इधर देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड क्या कर रहा है, द फूड वेस्ट इंडेक्स FWI मॉनिटर्स फूड
inedible parts wasted globally and focuses on household food services and retail sectors। तो ये सिंटेक्स का अपने आप में ऑब्जेक्टिव फीचर है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। वही अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, द फूड वेस्ट इंडेक्स इज रिलीज बाय फाओ, तो फाओ के द्वारा इसे रिलीज नहीं किया जाता है, इट इज रिलीज बाय यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड कंट्रीब्यूट्स टू अचीविंग एसडीजी 12 टारगेट्स। तो यहां पर क्योंकि देखिए अगर आप वेस्टेज ऑफ फूड की बात कर रहे हैं तो अपने आप में ये वन ऑफ द एसडीजी 12 टारगेट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही ये अपने आप में गोल सेट किया गया है। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर फाओ को मेंशन किया गया इंस्टेड ऑफ यूनेप। तो ये आपको याद रखना है। अब एमसीक्यू 2 की अगर बात की जाए तो क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज करेक्ट है, तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to the universal health coverage, with reference to the universal health coverage in India, consider the following statement. Universal health coverage ensures access to health services without financial hardship. Access to health services without financial hardship and is grounded in the principle of equity, non-discrimination and right to health under Article 14 of the Constitution. Then Article 47, second statement of the Indian Constitution mandates the state to improve public health and raise nutrition levels. Which of the statements given above are correct? अब यहां पर फिर से which पूछा गया है, कितने स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, या दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2, या दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, नन ऑफ द अबव दैट कोट्स मीन। आपके सामने स्क्रीन के सामने है एमसीक्यू नंबर 3, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिए हैं, इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो। चलिए इधर ध्यान दिखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंश्योर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप and is grounded in the principles of equity, non-discrimination and right to health under Article 14. Right to health under Article 14 of the Constitution। तो आपको बहुत अच्छे से पता है आर्टिकल 14 पहली बात तो भले ही इक्वेलिटी को कोट करता है, लेकिन राइट टू हेल्थ की जब अपन बात करते हैं तो ये आर्टिकल 21 में आता है। अगर आर्टिकल 21 की बात की जाए मींस पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस दिए हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें वन ऑफ द प्रोविजन है वो आपका राइट टू हेल्थ, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब चीजें आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आती है। तो अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 यहां पर गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, तो अपन इसे मार्क कर देते हैं रॉन्ग। और फिर अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो सेकंड स्टेटमेंट दिया है आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड रेज न्यूट्रिशन लेवल। तो ये बिल्कुल सही है। अगर अब आर्टिकल 47 की बात की जाए तो मतलब पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप अपने सिटीजन्स के लिए जो भी संभव चीजें कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके लिए एक डायरेक्शन सेट किया गया है। उसमें जो आर्टिकल 47 है वो यही रीड करता है, इट मैंडेट्स द स्टेट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड रेज न्यूट्रिशन लेवल्स। तो अगर बात की जाए थर्ड एमसीक्यू का तो यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, डेट इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विथ रेफरेंस टू द आभा आईडी, विथ रेफरेंस टू द आभा आईडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आभा आईडी इज अ यूनिक 8-digit identification identity for people like an Aadhaar card, allowing one to store and share their medical records digitally. Second statement, the scheme applies to public private hospitals and digital solution companies DSCs creating health records. Which of the statement given above are incorrect? गलत पूछा गया है। पहला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्ट के रिगार्डिंग, यहां पर एक गलत है, फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। या नाइदर 1 नॉर 2 मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। तो आपकी स्क्रीन के सामने है आभा आईडी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आराम से इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, लॉजिकली आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा,
फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। आभा आईडी इज अ यूनिक 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी फॉर पीपल लाइक इन आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की अगर बात की जाए तो आभा आईडी पहली बात तो आधार कार्ड जैसी नहीं है। आधार कार्ड प्योर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, भले ही उसमें 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन 8 डिजिट 3 4 3 12 मतलब उसमें तो फिर भी देखा जाए तो 8 डिजिट का क्राइटेरिया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर बात की जाए पर्टिकुलरली आभा आईडी की तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 14 सेट की गई है, नॉट जस्ट 8। और दूसरी बात, आधार कार्ड के जैसा है, आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है, यहां पर आप स्टोर और शेयर कर सकते हैं आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो भी डिजिटली। तो अपने यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके कारण गलत हो जाता है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, द स्कीम अप्लाइज टू पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज डीएससीज क्रिएटिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स, तो यह बिल्कुल सही है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल प्रोग्राम के अंतर्गत लाया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नॉट प्रोग्राम, मतलब ABDM मिशन के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पर क्योंकि एक ही स्टेटमेंट गलत है, मींस फोर्थ नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। With reference to the Ayush healthcare system, consider the following statement. Ayush healthcare system के बारे में क्वेश्चन है। National Ayush Mission is a centrally sponsored scheme launched in 2014 by the Ministry of Ayush. Then, as per the recent National Sample Survey, rural population rely on traditional medicine more than urban population. Then Ayush mission has been extended till 2030. Then Ayush system includes Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy while excluding Sova Rigpa. How many of the above statements are correct? आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है, वो भी हाउ, कितने। ओनली वन स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट यहां पर सही है या चारों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था लास्ट ईयर, मैं आपको एक बार बता दूं, तो थोड़ा आराम से इसे प्रयास कीजिएगा अटेम्प्ट करने का। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है और संभावना इसकी बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स में आने की, क्योंकि इसकी चर्चाएं अभी भी चल रही है और इसके जो बेनिफिशियरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का अच्छे से यहां पर लाभ भी ले रहे हैं, मतलब उनको कई सारे एडवांटेज भी इस पॉलिसी के कारण मिल रहे हैं। तो अपने आप में ये स्कीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5th नंबर का एमसीक्यू है रिलेटेड टू आयुष हेल्थ केयर सिस्टम, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अपन रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द नेशनल आयुष मिशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये बिल्कुल सही है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे 2014 में लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट 1 यहां पर सही हो जाता है। सेकंड देखिए, एज पर द रिसेंट नेशनल सैंपल सर्वे रूरल पॉपुलेशन, जो ग्रामीण जनसंख्या है, रिलाय ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो जाहिर सी बात है दे रिलाय ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन मोर देन अर्बन पॉपुलेशन। उनको वैसे भी अगर देखा लॉजिकली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दे ऑलवेज रिलाय ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन मोर देन द अर्बन पॉपुलेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द आयुष मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल 2030। तो ये 2030 तक एक्सटेंड नहीं किया गया है, इट वॉज एक्सटेंडेड until 2026। तो यहां पर 2026 तक इसे एक्सटेंड किया गया है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाला गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, द आयुष सिस्टम इंक्लूड्स आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये तो आयुष का ही फुल फॉर्म है, जिसमें ए से आ जाता है आयुर्वेदा, वाई से योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। लेकिन यहां जो ये टर्मिनोलॉजी दी है ना, वाइल एक्सक्लूडिंग सोवा रिगपा, ये गलत हो जाता है। सोवा रिगपा को 2024 में ही ऐड किया गया है और ये एक फेमस ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन प्रैक्टिस कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेडिसिन प्रैक्टिस कहलाती है। तो इसे भी लास्ट ईयर ही एड ऑन किया गया है। तो देखा जाए तो यहां पर एक्सक्लूड आया, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। तो अगर देखा जाए फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट सही है, तो डेट विल बी बी ओनली 2। आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी रीड करते हैं। विद रेफरेंस टू द मिशंस अंडर PM STIAC, which of the following are included? इंक्लूजन के बारे में बात की है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, नेशनल ईवी मिशन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो 124, 123, 234 या 134। आपकी स्क्रीन के सामने स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपन ने कई सारी और कई बार चर्चा भी करी है अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में, तो फटाफट इससे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड टू PMSTIAC। इधर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पीएम स्टैक से रिलेटेड है। पहली बात तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इट इज प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक और टेक्नोलॉजी, देन इनोवेटिव, देन एडवाइजरी, देन काउंसिल। और एक प्रकार से ये जो काउंसिल है ना, ये काउंसिल 21 मेंबर्स की है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो एक प्रकार से एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू साइंस टेक इनोवेटिव पार्ट ऑफ थिंग्स में। तो अगर देखा जाए इसी से रिलेट अपन को करना है साइंस टेक इनोवेशन को, तो यहां पर कौन कौन से मिशंस को पीएम स्टैक के अंतर्गत रखा गया है उस पे अपना प्राइम फोकस होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियस सी बात है, अभी का सबसे बेस्ट सिनेरियो है। वेस्ट टू वेल्थ भी एक प्रकार से सबसे ज्यादा टारगेटेड इसमें मिशन है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन की भी बात की जाए तो यह भी आ जाता है, लेकिन नेशनल ईवी मिशन की बात की जाए तो ये डायरेक्ट इसका कोई पर्टिकुलर मिशन में नहीं है। तो अगर आप फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे ना, फोर्थ को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो नेशनल ईवी मिशन वैसे भी इज नॉट द पार्ट ऑफ पीएम स्टैक। ये एक सेपरेट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो इसके लिए डेडिकेटेड किया गया है। यहां पर फिलहाल ये नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ इन तीन चीजों को बेसिक मिशन माना गया है अंडर द पीएम स्टैक। अगर अपन ऑप्शंस की बात की जाए तो फोर्थ को अपन को सिंपल एलिमिनेट करना है, तो यहां से फोर्थ को अपन एलिमिनेट करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू का, डेट विल बी बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखिए ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच इवैल्यूएट्स हैप्पीनेस लेवल्स अक्रॉस नेशन इज पब्लिश्ड बाय। बहुत इजी और स्टैटिक क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछा ही जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव सेम हो गया, लेकिन फिर भी देखिएगा यहां पर ए ऑब्जेक्टिव ये है ना, जिसमें बोला गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN। देन बी यहां पर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। देन सी यहां पर है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इको SOC। देन यहां पर डी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड विथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है अपने आप में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज ऑलवेज पब्लिश्ड बाय UNSDSN, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब अगर इसकी बात की जाए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो इसे 2012 में बाय द यूनाइटेड नेशंस ही एज नॉन प्रॉफिट, एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप किया गया था या एस्टैब्लिश किया गया था, अपन ऐसा समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू द नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू कॉम्बैट ड्रग एडिक्शन। Vulnerable districts were identified on the basis of findings from the comprehensive national survey and the inputs provided by the Narcotics Control Bureau. Which of the statements given above are incorrect? Incorrect statement पूछा है, ध्यान से incorrect है, सिर्फ एक गलत है, दो गलत है, दोनों ही गलत है, या neither one nor two means incorrect में दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 8। अपने आप में ये भी थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, फिलहाल इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इधर ध्यान से देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान की अगर बात करें तो इसे 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था। और जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि अपन हर बार किसी पॉलिसी से रिलेटेड पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल पूछी जाती है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर भी जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू कॉम्बैट ड्रग एडिक्शन। ये बिल्कुल सही है, ये इसका ऑब्जेक्टिव भी सेट कर रहा है और मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल भी बता रहा है। और अगर बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट की, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट वर आइडेंटिफाइड, तो याद रखिएगा ओवरऑल 32 स्टेट्स में
ऑलमोस्ट 273 डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया जा चुका है या आइडेंटिफाई किया गया है, और वो भी किसके द्वारा? ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सर्वे एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो। तो यहां पर पूछा क्या गया है? यहां पर पूछा यह गया कि स्टेटमेंट कितने इनकरेक्ट है। अब दोनों ही सही है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, दैट विल बी नाइदर 1 नॉर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अब देखिए इससे क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा केरला में भी बहुत लंबे समय से आशा वर्कर्स बहुत ही लंबे समय से स्ट्राइक पर बैठी हुई है, हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई है, और अपने आप में इनसे रिलेटेड किसी ना किसी चीज से, इनसे संबंधित क्वेश्चन तो आएगा ही। फिलहाल तो ये लास्ट ईयर का ही अपना इसमें मेरे ख्याल से फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अपन जो एमसीक्यूज कर रहे हैं वो 1 ईयर करंट बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आशा वर्कर्स वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इन द 2005 to address health needs in urban areas. Second statement, the creation of the ASHA framework was inspired by the Metanins, a community health worker initiative in Chhattisgarh. Then ASHA workers are eligible for free health insurance under the Ayushman Bharat scheme and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Then ASHA workers primarily focus on health education, maternal and child health, family planning and reporting health data for national disease control programs. वही क्वेश्चन है, which of the स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना, विच आया है, कितने सही है ये पूछा गया है। 1 and 2, 2 3 4, देन 1 3 4 या 1 2 3 4। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत स्टैटिक है, कीवर्ड्स मार्क कर दिए है, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बहुत आराम से इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, आपसे ये एक बार में बन जाएगा। फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आशा वर्कर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अपनी स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि आशा वर्कर्स को सबसे पहली बार NUHM नहीं बल्कि NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 2005 में आया था, के अंतर्गत आशा वर्कर्स का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, या आशा टर्मिनोलॉजी को कॉइन किया गया था, मींस एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और अगर बात की जाए ना नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन आता है, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इन दोनों को एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत रख दिया जाता है, उसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। तो फिलहाल यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्योंकि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में बताया गया है, तो यह हो जाएगा गलत। भले ही स्टैब्लिशमेंट इसका सही है, लेकिन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन नहीं आएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द क्रिएशन ऑफ आशा फ्रेमवर्क was inspired by the Metanins, a community health worker initiative in छत्तीसगढ़। तो ये बिल्कुल सही है, मीतानिन से प्रेरित होकर, इन्फ्लुएंस होकर आशा वर्कर को अपने पूरे भारत में रूरल एरियाज के लिए डेसिग्नेट किया गया था, उनको डेडिकेट किया गया था, है ना, और अपने आप में इनको सोशली एक्रेडिटेड हेल्थ वर्कर यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, आशा वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये उनको फैसिलिटेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात की जाए, तो दे वर्क प्रीमियरली फोकस ऑन, या देयर वर्क प्रीमियरली फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, रिपोर्टिंग हेल्थ डेटा फॉर नेशनल डिसीज एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स। और आज अगर देखा जाए तो आशा वर्कर्स ही भारत में अगर किसी को हर एक प्रकार की वैक्सीनेशन ड्राइव, हर एक प्रकार का हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, वो भी डोर टू डोर अगर किसी ने किया है, किसी को क्रेडिट देना चाहिए, तो वो भारत के आशा वर्कर्स ही होते हैं, जो आंगनवाड़ी में भी रहते हैं, हर एक सेंटर में काम करते रहते हैं। और भारत में जो एक ह्यूज वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार चल रही है, उसका भी अगर किसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आशा वर्कर्स ही है। अब पूछा क्या गया है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? सिंपल सी बात है, यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट शुद्ध रूप से गलत है। अपन को फर्स्ट को एलिमिनेट कर देना है। देखिए इजी है, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके सारे ऑप्शन एज इट इज एलिमिनेट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describes the प्रेरणा प्रोग्राम? स्टैटिक क्वेश्चन है, 4 क्योंकि इसमें एमसीक्यूज दिए हैं, 4 इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू में, अ वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम combining heritage innovation focused on leadership and value based education. Then a central initiative to improve primary education
by integrating experiential learning into curriculum. Then a vocational training program aimed at skill development for underprivileged rural youth. Then a nationwide teacher training program to enhance पेडागोलॉजिकल और पेडालॉजिकल स्किल्स। सॉरी, यहां पर पेडालॉजिकल स्किल्स आएगा। तो आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 रिलेटेड टू प्रेरणा प्रोग्राम। अपने आप में स्टैटिक इन नेचर है, फटाफट से भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अब अगर प्रेरणा प्रोग्राम की बात करें, प्रेरणा स्कीम की बात करें, तो इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन द ईयर 2024। और जो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इन चारों में है वो है अ वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम कंबाइनिंग हेरिटेज इनोवेशन फोकस्ड ऑन लीडरशिप एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो यहां पर वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम को आप कीवर्ड को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लास्ट ईयर बहुत सुर्खियों में था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है, 4 इसमें क्योंकि ऑप्शन दिए है। टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज through a unified platform, to offer access to scholarly e-journals across disciplines for individuals and institutions, then to centralize public grievances redressal for citizens under one digital platform, then to promote one-time subscriptions for essential utilities like water and electricity। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 11, अपने आप में स्टैटिक इन नेचर है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, अगर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो ये भी रिसेंट मतलब यूपीएससी के लिए अगर कोई भी 3, 4, 5, 6 महीने पुराना, इवन 5 से 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में अगर कोई भी करंट अफेयर का फैक्ट होता है तो वो यूपीएससी हमारी टर्मिनोलॉजी में हमेशा रिसेंट माना जाता है। तो ये रिसेंट की ही एक पॉलिसी है, स्कीम है, जिसे 1 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अपने आप में भारत में जितने भी रिसर्चर्स है, स्कॉलर्स है, उनको हेल्प करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिकली इट ऑफर एक्सेस टू स्कॉलरली ई जर्नल्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर 11th नंबर एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू द पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम, with reference to the PM Vidya Lakshmi scheme, consider the following statements. It aims to offer financial support through collateral free and guarantor free loans from banks and financial institutions, Second statement, loan up to 7.5 lakhs will have a 75% credit guarantee provided by the government of India. Which of the statements given above are correct? फिर से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। which टर्मिनोलॉजी है, एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, या neither 1 nor 2। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलिए इधर ध्यान से देखिए, विद रेफरेंस टू द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, अगर इसकी बात की जाए, मतलब पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की अगर बात की जाए तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2024, लास्ट ईयर इसे लॉन्च किया गया है। और अगर इसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबल फंडिंग अथॉरिटी मानी जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो इसे फंड किया जाता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है इट इज क्रेडिट फंडिंग गारंटी एजुकेशनल लोन, CFGEL नाम का एक डिपार्टमेंट है जो इसके द्वारा इसको फंड किया जाता है। और यहां पर लोन्स अप टू 7.5 लाख प्रोवाइड किए जाते हैं विद 75% क्रेडिट गारंटी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है आपके एमसीक्यू 12 में। और पूछा क्या गया था, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया। तो 12 नंबर एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गति शक्ति विश्वविद्यालय, GSV, इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति विश्वविद्यालय इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट Act 2022, located in Vadodara, Gujarat. Second, it functions under the Ministry of Education and focuses on multi-modal transportation and infrastructure. Gati Shakti Vishwavidyalaya aligns with PM Gati Shakti National Master Plan to promote logistic and transportation skills. अब यहां पर how many of the above statement given above are incorrect? Incorrect statement पूछा है, बहुत ध्यान से। 3 स्टेटमेंट है, आपसे ये पूछा गया है कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिर्फ एक गलत है, 2 गलत है, तीनों गलत है, या इनमें से कोई भी नहीं, मतलब सब यहां पर सही स्टेटमेंट्स। आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन है गति शक्ति विश्वविद्यालय से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है, गति शक्ति विश्वविद्यालय
is a central university established under the Central University Act 2022 located in वडोदरा गुजरात। ये बिल्कुल सही है, गति शक्ति विश्वविद्यालय को वडोदरा गुजरात में 2022 के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, रिकॉग्निशन मिला था, स्टैब्लिशमेंट भी उसी वक्त हुआ है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसका जो होल सोल पर्पस है एक प्रकार से गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो आप गति शक्ति के नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये प्योरली लॉजिस्टिक सपोर्ट और उसको प्रमोट करने के लिए और उसके ऊपर मतलब स्टडी करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो यहां पर एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट आ रहा है, उसके प्रमोशन की बात आ रही है और ट्रांसपोर्टेशन स्किल्स को जनरेट करने की बात आ रही है। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। गति शक्ति अलायंस विद द, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति और प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू प्रमोट लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्किल, तो ये भी इसका अपने आप में एक होलसोल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड फंक्शन की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फोकसेस ऑन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहां पर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री नहीं आएगी, बल्कि जब अपन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो याद ये रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है जिसके वजह से गति शक्ति विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश किया गया है वडोदरा गुजरात, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और पूछा भी यही गया है। कितने स्टेटमेंट यहां पर गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, तो सिर्फ एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, मतलब ए। आगे बढ़ते हैं। द टर्म ग्लास क्लिफ इंपॉर्टेंट है, ग्लास क्लिफ, क्योंकि ग्लास सीलिंग के बारे में तो हमने सबने सुना है। ग्लास क्लिफ भी अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे रिसेंटली काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज एज एसोसिएटेड विथ गिवन वुमन रिस्की लीडरशिप रोल्स in or likely to fail, invisible barriers preventing women from advancing in sustainable industries, then a leadership style emphasizing inclusivity and empathy in decision making, and last discrimination against women in the technology sector। आपकी स्क्रीन के सामने है ग्लास क्लिफ, बहुत इजी स्टैटिक क्वेश्चन है, फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। हिंट मैंने आपको थोड़ी बहुत इसमें दे दी थी। ग्लास सीलिंग की जब अपन बात करते हैं तो ग्लास सीलिंग बेसिकली ब्रेकिंग बैरियर्स है और वुमन को एम्पावर करने से रिलेटेड है। अपन ने कई बार इसके एग्जांपल्स भी देखे हैं, लेकिन ग्लास क्लिफ यहां पर बिल्कुल अपोजिट है। कहने का मतलब यह है कि इस कंट्रास्ट विद द ग्लास सीलिंग इफेक्ट। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर वुमेन्स को जानबूझकर रिस्की लीडरशिप रोल दिए जाते हैं ताकि वो फेल हो जाए, और कई सारी सिनेरियोस में ऐसा हुआ भी है। इसी कारण ग्लास क्लिफ टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ए, गिविंग वुमेन रिस्की लीडरशिप रोल्स डेट आर लाइकली टू फेल। तो यहां पर 14th का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डेट विल बी ए। आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द अबॉर्शन राइट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द recommendations of the Shanti Lal Shah committee. Second, the 2021 amendment raises the ceiling for abortions from 24 to 48 weeks for special categories of pregnant women। तो यहां पर देखिएगा which of the statements given above are incorrect। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की फिर से बात कही गई है। Only one statement is incorrect, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों ही यहां पर इनकरेक्ट है या दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट सही है। Neither one nor two means। आपकी स्क्रीन के सामने है एबॉर्शन और विथ रेफरेंस टू द एबॉर्शन राइट्स इन इंडिया। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, इजी है, बन सकता है आपसे, बस थोड़ा मैंने यहां पर आपके लिए मार्किंग कर दी गई है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करिएगा। चलिए यहां अगर देखा जाए द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 में उस वक्त लाया गया था जब शांति शाह कमिटी की रिकमेंडेशंस को सरकार के सामने रखा गया था। अब अगर बात की जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल स्टैटिक है रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अपने आप में यह सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर 2021 अमेंडमेंट्स की बात की जाए जो इस एक्ट में किया गया है, तो यहां पर जो सीलिंग फॉर एबॉर्शन फ्रॉम 24 टू 48 वीक्स दिया है ना, ये गलत है। यहां पर जो जेस्टेशन पीरियड की बात कही गई है, इट इज अप टू 24 मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स। तो यहां पर जेस्टेशन पीरियड जो है वो 24 वीक्स है, नॉट 24 टू 48 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो सही है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की अपन बात कर रहे हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल जो सेक्सुअल असॉल्ट के कारण होता है, माइनर्स होते हैं, या फिर कोई मेंटली डिसेबल जो वुमेन्स होती है, उनके साथ जब इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है तो इसके लिए यहां पर यह व्यवस्था की गई है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत हो जाएगा।
है ना। तो अगर देखा जाए 15th एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, मतलब क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट, सेकंड नंबर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी B2 ओनली। आगे बढ़ते हैं। Who publishes the Global Gender Gap Index of 2024? बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। तो इधर ध्यान से देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो यहां पर जो भारत की रैंक है वो 129 आई है आउट ऑफ 147 कंट्रीज। तो ये आपको मेमोराइज रखना है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17 विद रेफरेंस टू द नारी शक्ति वंदन अभियान 2023। नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां देखिए, द एक्ट एम्स टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन Lok Sabha and in Rajya Sabha. The reservation applies to general category seats as well as those reserved for scheduled caste and scheduled tribes, मतलब अनुसूचित जाति and अनुसूचित जनजाति. The provisions will be valid for 15 years from the date of implementation with a scope for extension through amendments if needed. Then last, reservation will be operational आफ्टर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। तो ये बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और सोशल इश्यूज को ध्यान में रखिए बनाया गया है। खूबसूरत क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन यहां देखिएगा, यहां पर हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, मतलब पेयर्स पूछे कितने सही है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 प्लेयर्स आर करेक्ट, या ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए, अब अगर देखा जाए नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एक्ट एम्स टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसमें आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो नारी शक्ति वंदन अभियान के लिए जो सीट रिजर्वेशन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए किया गया है, अभी इसके हिसाब से। तो अगर देखा जाए राज्यसभा में इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा फॉलोज द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, तो यहां पर क्योंकि प्रोसीजर ही डिफरेंट है तो राज्यसभा में इसको नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 33% सीट्स रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए है फिलहाल स्टेटमेंट के हिसाब से, राज्यसभा इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, द रिजर्वेशन अप्लाइज टू जनरल कैटेगरी सीट्स एज वेल एज दोज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये बिल्कुल सही है। जनरल कैटेगरीज सीट्स के साथ साथ एससी एसटीज के लिए भी ये एप्लीकेबल है और ये जो प्रोविजन है डेट विल बी वैलिड अप टू फॉर 15 इयर्स और इसको बढ़ाया भी जा सकता है फर्दर अमेंडमेंट्स करके इफ नीडेड। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेट किया गया है, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज सेट की गई है वो 2001 सेंसस के हिसाब से नहीं है, बल्कि 2021 के डीलिमिटेशन और 2021 के सेंसस के बाद जब डीलिमिटेशन को बनाया जाएगा या फिर डीलिमिटेशन के हिसाब से रहेगा, तो यहां पर 2021 आएगा ना कि 2001। तो यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट सही है, 2 एंड 3 देख लीजिएगा, 2 एंड 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी। अब देखिए नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बीजिंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। बीजिंग डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज again is associated with promoting gender equality and women's empowerment globally, ending poverty through sustainable development goals, combating climate change through international collaboration, then enhancing digital inclusion in developing nations। आपकी स्क्रीन के सामने है बीजिंग डिक्लेरेशन, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए, बीजिंग डिक्लेरेशन की बात की जाए तो बीजिंग डिक्लेरेशन या फिर ऐसे मेमोराइज कर लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फोल्ड फोर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, जिसमें से सबसे पहली बार 1975 को मैक्सिको में किया गया था, देन 1980 को कोपेनहेगन में किया गया था, देन 1985 को नैरोबी में किया गया था,
एंड 1995 को बीजिंग में किया गया था। तो 1995 का ही बीजिंग डिक्लेरेशन बेसिकली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन का 4th नंबर का कॉन्फ्रेंस था, जिसमें अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन की बात हो रही है और इन 3 में सिर्फ एक ही ऐसा क्राइटेरिया, एक ही ऐसा यहां पर ऑब्जेक्टिव अपन को दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है जो पूरा उसके ऊपर सूट करता है, मतलब प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट ग्लोबली। तो आपको यह मेमोराइज रखना है रिगार्डिंग द बीजिंग डिक्लेरेशन 1995। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आपकी स्क्रीन पर है 19 नंबर का क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द संपिदा और सापिंदा मैरिजेस इन इंडिया। सापिंदा मैरिजेस इन इंडिया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सापिंदा रिलेशनशिप्स extended to 3 generation in the parental or paternal line and 5 generations in the maternal line. First statement. Second statement, the Hindu Marriage Act 1955 completely prohibits Sapinda marriages. Then Sapinda relationship is defined under section 3G of the Hindu Marriage Act of 1955. How many of the above statements are करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सापिंदा मैरिजेस। फिलहाल इसे अटेम्प्ट करिए, देन मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये याद रखिएगा यहां पर पूछा गया है हाउ मैनी, कितने, एक सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, इनमें से कोई भी पेयर यहां पर सही नहीं है। आपकी स्क्रीन के सामने है रिलेटेड टू सापिंदा मैरिज क्वेश्चन, मतलब 19th नंबर एमसीक्यू। चलिए मेरा ध्यान से देखिएगा, सापिंदा मैरिजेस की अगर बात की जाए, जस्ट अ मोमेंट, सापिंदा मैरिज, ठीक है, सापिंदा मैरिज की अगर बात की जाए तो इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो कजन्स के बीच में मैरिज होती है हिंदूज में, वो सापिंदा मैरिज की टर्मिनोलॉजी में आता है, कजन्स के बीच की मैरिज। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कजन टर्मिनोलॉजी की बात आ रही है तो उसी को सापिंदा मैरिज कहा जाता है। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, सापिंदा रिलेशनशिप एक्सटेंडेड टू 3 जनरेशन इन द पैटर्नल लाइन एंड 4 जनरेशन इन द मैटरनल लाइन, तो ये उल्टा है। यहां पर 5 जनरेशंस जो रहती है वो पैटर्नल लाइन से बिलोंग करती है, और अगर वही 4 जनरेशन की बात की जाए, 3 जनरेशंस की बात की जाए तो डेट बिलोंग्स टू मैटरनल लाइन, 3 जनरेशन मैटरनल लाइन। तो ऐसी मैरिजेस को यहां पर प्रोहिबिट किया जाता है अंडर द हिंदू मैरिजेस एक्ट। अब ये इशू आया कैसे, तो ये याद रखिएगा, लास्ट ईयर दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लगा था, और उसी के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सेक्शन 495 है उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और उसमें जो सेक्शन 495 को डीक्रिमिनलाइज किया गया उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल ऐसे समझिएगा कि यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाता है क्योंकि इसमें उल्टा लिखा गया है। यहां पर 5 जनरेशन जो होगा वो पैटर्नल लाइन से होगा और 3 जनरेशन जो होगा वो मैटरनल लाइन से होगा। मतलब यहां पर जो सापिंदा रिलेशनशिप होती है वो इतने तक एक्सटेंड करती है जो उस मैरिज को प्रोहिबिट करती है, मतलब वहां पर मैरिजेस बैन होती है। एक प्रकार से कुछ कस्टम्स को छोड़कर अगर जिक्र नहीं किया गया है तो वो बैन को वो जो मैरिजेस होती है वो अपने आप में बैन कर दी जाती है अंडर द सापिंदा मैरिजेस। तो यहां पर ये वाला फैक्टर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 5 जनरेशन फ्रॉम द पैटर्नल लाइन और 3 जनरेशन फ्रॉम द मैटरनल लाइन आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है गलत। वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इट कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द सापिंदा मैरिजेस, तो यहां पर जो कंप्लीटली प्रोहिबिट आ रहा है ना, ये भी अपने आप में गलत है क्योंकि कंप्लीटली शब्द नहीं आएगा। याद रखिएगा यहां पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत और इस मैरिजेस को बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है अंडर द हिंदू मैरिजेस एक्ट ऑफ 1955। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाएगा, है ना। मतलब कुछ कस्टम्स, अगर कस्टम्स के बारे में बताया गया है तो उन मैरिजेस को माना जाता है, अन्यथा उनको कंप्लीटली प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीटली टर्मिनोलॉजी के कारण ये थोड़ा पार्शियली गलत हो जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए थर्ड स्टेटमेंट की, अ सापिंदा रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 3G ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
सेक्शन 3 सब क्लॉज जी की फिलहाल तो बात नहीं करेंगे, लेकिन सेक्शन 3 में सापेंदा रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है। और अगर पर्टिकुलरली सेक्शन 3G के बारे में बात करें तो यहां पर ब्लड लाइंस के बारे में बताया गया है अंडर द मैरिज एक्ट ऑफ 1955। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट बस सही है। और पूछा क्या गया था कि यहां पर कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा 19 का ओनली 1। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements about the PM Young Achievers Scholarship Award for Vibrant India। मतलब PM प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, मतलब यशस्वी पीएम यशस्वी स्कीम के बारे में क्वेश्चन है आपके लिए। इट कंसोलिडेट्स वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर pre-metric and post-metric scholarship schemes for denotified tribes into a single umbrella program. Then students eligible for the scheme must belong to the families with an annual income of up to 2.5 lakh. Then the selection for the scheme is conducted through an entrance test organized by the UPSC Union Public Service Commission. Then this scheme is only applicable to students from scheduled tribes STs. How many of the given statements above are correct? कितने सही है? सिर्फ एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर सही है? तो जब चारों के चारों पूछा जा रहा है, नन का नहीं आ रहा, मतलब ये मान के चलेगा कि एक आध स्टेटमेंट तो यहां पर सही है जो बाकी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट भी कर सकता है। ये आपके लिए हिंट है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 20। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। जब बात करते फर्स्ट स्टेटमेंट्स की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड कर रहा है? इट कंसोलिडेट वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स इनटू अ सिंगल अम्ब्रेला। तो कंसोलिडेट टर्मिनोलॉजी आ रही है तो ये सही माना जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सिर्फ और सिर्फ स्कीम है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, जो बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर का ऑब्जेक्टिव था, मतलब डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था। यहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आ जाती है, और फिर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी आ जाती है, या फिर एक प्रकार से जो भी आपकी बैकवर्ड क्लासेस है उन सभी को यहां पर कवर किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है क्योंकि यहां पर कंसोलिडेशन शब्द आ गया है जो कि डॉक्टर अंबेडकर से की स्कीम से रिलेटेड भी है। सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर द स्कीम मस्ट बिलोंग टू द फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू 2.5 लाख। ये भी सही है कि जिनकी एनुअल, जिनके पेरेंट्स की और गार्जियन की इनकम एनुअल इनकम 2.5 लाख होती है, वो इस स्कीम को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको ये लाभ मिल सकता है इस स्कीम का। और अगर थर्ड की बात की जाए, द सिलेक्शन फॉर द स्कीम इज कंडक्टेड थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूपीएससी। तो यूपीएससी कैसे हो सकता है? यूपीएससी नहीं करता है, इसे करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। और जो एग्जाम का नाम है वो है यशस्वी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यशस्वी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब YET। और थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड यहां पर तो गलत हो गया है क्योंकि यूपीएससी का नाम आ गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए कि दिस स्कीम इज ओनली, देखिए हमेशा मैंने बताया है प्रीवियस जितनी भी सीरीज अपन ने करी है, चाहे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, सबकी हो, हमेशा मैंने आपको बोला है कि ये जो ओनली एक्सक्लूसिव टर्मिनोलॉजी होती है, ओनली एक्सक्लूसिव, इनको बहुत अच्छे से मार्क किया करिए क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी, गलत होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। और अभी बताया क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, और जितनी भी आपकी एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज है, मतलब एक प्रकार से बैकवर्ड कम्युनिटीज है, वो सारी इस स्कीम के अंतर्गत रखी गई है। तो यहां पर ये जो आ रहा है ना, ओनली एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहां पर देखिए हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने सही है? तो क्योंकि ओनली 2 पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने 3 कॉलम दिए हैं। फर्स्ट में दिया है ट्राइब, फर्स्ट में दिया है ट्राइब, देन दिया है स्टेट, देन दिया है डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली ट्राइब का नाम है सिंगफो ट्राइब, जो बेसिकली मतलब इसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट द शॉपांग योंग मनाऊ पोई फेस्टिवल। बोंदा ट्राइब के बारे में बताया गया है,
देन बगाता ट्राइब के बारे में बताया गया है, देन जुआंग ट्राइब के बारे में बताया गया है। तो फटाफट आपकी स्क्रीन के सामने है, आपके सामने स्टेट दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको सिर्फ पेयर्स के बारे में बताना है कि कितने यहां पर करेक्टली मैच्ड है। तो यहां पर करेक्ट पेयर पूछा है, ध्यान से, सिर्फ एक पेयर सही है, दो पेयर सही है, तीन पेयर सही है, या चारों ही पेयर यहां पर सही है। तो फटाफट आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 21, इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ये सब ट्राइब्स है, जितनी भी दी है आपको, चारों की चारों सुर्खियों में रही है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से, है ना। सिंगफो ट्राइब की बात करते हैं। सिंगफो ट्राइब जो बेसिकली स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती है, और ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में इस ट्राइब ने शापोंग योंग मनाओ पोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। तो ये करेक्ट पेयर हो जाएगा। वहीं अगर बोंदा ट्राइब की बात की जाए तो बोंदा ट्राइब बेसिकली ओडिशा को बिलोंग करती है। देखिए बोंदा, देखिए यहां पर दो चीजों से करेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश में क्या लिखा है, स्पीक द साउथ मुंडा लैंग्वेज। तो साउथ मुंडा लैंग्वेज पहली बात तो मध्य प्रदेश में बोली ही नहीं जाती है, तो अपने आप में ये जो साउथ मुंडा लैंग्वेज है, ये आप एक प्रकार से बिहार और झारखंड उड़ीसा बेल्ट वाला आप समझ सकते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आ जाएगा बोंदा ट्राइब का, वो आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर सेकेंड पेयर गलत हो जाता है, जो बेसिकली क्या दिया है, बोंदा ट्राइब मध्य प्रदेश, मतलब वो उड़ीसा आएगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। इट इज पीवीटीजी डेसिग्नेशन इसे मिला है, मतलब पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का इसे स्टेटस मिल चुका है। वहीं अगर बगाता ट्राइब की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश में है, और ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स अंडर द FRA, मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, एंड नोन फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन मींस टोयला चासा इसे कहा जाता है, जो बेसिकली आंध्र प्रदेश में बिलोंग करती है, व्हाट, बगाता ट्राइब। और फिर जुआंग ट्राइब की बात करते हैं। जुआंग ट्राइब भी उड़ीसा से बिलोंग करती है। वर्शिप हिंदू गॉड्स, फॉलो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, प्रेफर क्रॉस कजन मैरिजेस। तो ये भी यहां पर सही हो जाए। तो देखा जाए तो यहां पर सिर्फ एक ही पेयर गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्ट? तो करेक्ट इसका जो बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन जाएगा 3, क्योंकि 3 पेयर यहां पर सही है, एक बस गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है 22 नंबर का एमसीक्यू विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, थोड़ा ध्यान से, है ना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना aims to promote the development of villages with more than 500 tribal residents where scheduled tribes make up at least 50% of the population. Then it is a central sector scheme under the Ministry of Tribal Affairs. Then the scheme seeks to integrate 58 central and state schemes to bridge the developmental gaps in tribal areas. How many of the above statements are correct? फिर से कितने स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है पूछा गया है। Only 1, only 2, all 3, या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो इसे 2021 और 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 5 इयर्स और इसे बढ़ा दिया गया है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करते पहले तो, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस विथ मोर देन 500 ट्राइबल रेसिडेंट वेयर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेक अप एटलीस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल सही है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम है ना। और ये जो स्कीम अंतर्गत आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही है। द स्कीम सिक्स टू इंटीग्रेट 58 सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स टू ब्रिज डेवलपमेंट गैप्स इन ट्राइबल एरियाज। तो ये भी सही है। अब अगर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट्स एक प्रकार से फीचर है। फीचर मतलब उसकी विशेषता बताते हैं, वो भी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की। तो 22 नंबर एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो दैट विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। व्हाट इज अ सारथी वन इनिशिएटिव? स्टैटिक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अपने आप में ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। फटाफट देखिए। स्कीम फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव प्रमोटिंग सिनर्जी बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉर सोशल जस्टिस। देन अ लीगल इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रमोट शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर। और फिर अ पॉलिसी फॉर इंप्रूविंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लिविंग कंडीशन थ्रू अर्बन हाउसिंग। अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू सारथी। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए।
चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, सारथी इनिशिएटिव की बात करें तो ये 2024 में काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसने जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव फॉर या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सिनर्जी को प्रमोट किया था टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन था अपने आप में, इसको तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। बस याद रखिएगा, अगर सारथी इनिशिएटिव की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी इन इंडिया, PWDs in India, consider the following statements. The Right of Persons with Disabilities Act 2016 defines a person with a benchmark disability as one with at least 50% of a specified disability. Second, the National Trust Act 1999 provides constitutional safeguards for persons with visual disabilities. Select the correct answers using the quotes given below. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, मतलब 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। फटाफट आपकी स्क्रीन के सामने स्टैटिक क्वेश्चन है अपने आप में, कीवर्ड्स मैंने आपके लिए फिर से मार्क कर दिए, बस आपको इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, इधर ध्यान से देखिएगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, द राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 डिफाइंस अ पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज वन विथ एटलीस्ट 50% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। तो यहां पर 50% की जगह एटलीस्ट 40% क्राइटेरिया है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, सही। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। अब देखिए ये एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट मतलब एक्ट है 1999, प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और विजुअल डिसेबिलिटीज। मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 है, इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो इस एक्ट के माध्यम से पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स नहीं दिए गए हैं, पहली चीज फॉर पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ विजुअल डिसेबिलिटीज का भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब यहां पर ऑटिज्म से रिलेटेड भी यहां पर ऑटिज्म से रिलेटेड भी सेफगार्ड्स है, और फिर सेरिब्रल पॉलिसी से रिलेटेड भी यहां पर सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। तो अगर सिर्फ विजुअल डिसेबिलिटीज आ रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थ्रू एन एक्ट आ रहा है, वो भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। तो देखा जाए तो 24 में पूछा यह गया है कि यहां पर कितने करेक्ट आंसर है, तो नाइदर वन मतलब नाइदर 1 नॉर 2, मतलब 24 नंबर एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी डी। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, EMRS aims to provide education to scheduled tribe children in remote areas, was launched in 1997-1998। मतलब EMRS। Second statement, grants for construction and recurring expenses are provided under Article 265(1) of the Constitution। Then third statement, the scheme is implemented by the National Education Society for Tribal Students, मतलब NEST under the Union Ministry of Tribal Affairs। Which of the above statements is and are correct? इसमें से कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है, मतलब सिर्फ एक पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, इनमें से कोई नहीं। अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। फटाफट से भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा आपसे, बिल्कुल भी बन जाएगा। कीवर्ड्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए यहां पर, फटाफट से भी अटेम्प्ट करिएगा। तो इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड आउट कर रहा है, द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स मतलब EMRS एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशन to scheduled tribe children in remote areas and it was launched in the year 1997। तो ये बिल्कुल सही है, इसका होल सोल ऑब्जेक्टिव रिमोट एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब के जनजातीय बच्चे जो है उनको शिक्षा संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज वहां पर आपको प्रोवाइड करानी है, और ये इसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था। 1997-1998 में से स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रांट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 265(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर अगर ग्रांट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर आ रहा है तो यहां पर 265 आर्टिकल्स नहीं आएगा, यहां पर ये एक प्रकार से स्टैटिक आपका फैक्ट है। आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 में
है ना, सब क्लॉज 1 में ये व्यवस्था दी गई है फॉर द ग्रांट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऐसा प्रयास करे, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मतलब नेस्ट के द्वारा इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन किया है, डेट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये भी अपने आप में इसका स्टैटिक फैक्ट है, बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो यहां पर ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, मतलब 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी 2 और बी। आगे बढ़ते हैं, होमोसेप एटम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखते हैं, अ सैनिटेशन रोबोट डिजाइंड टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, देन एन एआई बेस्ड एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग सिस्टम, an autonomous drone for disaster response, a water purification device for rural households। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। अब इधर ध्यान से देखिएगा, अगर होमोसेप एटम की बात की जाए तो इसे सोलोनॉस नाम के एक स्टार्टअप कंपनी जो आईआईटी मद्रास की मदद से बनाया गया है, ठीक है। अब इसका होलसेल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अपने आप में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे हमारे पास ऐसे देश में केसेस आए हैं जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग करते टाइम में कई सारे जो अपने लेबर श्रमिक वर्ग होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो प्रॉपर किसी सीवेज का काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये देखिए अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप है, कदम है, एक प्रकार से इनोवेशन है जिसमें सैनिटेशन रोबोट को डिजाइन किया गया है टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये जो फर्स्ट है इसका यही सबसे एक्यूरेट आंसर माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपकी स्क्रीन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है, जिसमें अ सैनिटेशन रोबोट नाम है होमोसेप एटम इज अ सैनिटेशन रोबोट विच इज डिजाइन टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। आगे बढ़ते हैं, देन 27th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विथ, अपने आप में यह भी स्टैटिक क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर ट्राइबल आर्टिसंस, repatriation, restoration of children under the Juvenile Act of 2015, monitoring the implementation of Nari Shakti Vandan Abhiyan 2023, then enabling faster loan disbursal under Pradhan Mantri Mudra Yojana। तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 27, अपने आप में देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, यहां पर साफ साफ शब्दों में लिया है घर के बारे में, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, अगर गो होम रीयूनाइट पोर्टल की बात की जाए तो इसे एनसीपीसीआर के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था, और अगर एनसीपीसीआर की बात की जाए मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो जाता है। और ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल रिसेंटली 2024 में इसलिए लॉन्च किया गया था कि 2022 में इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो बच्चे गुम जाते हैं उनके रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। अब आप समझिएगा, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेट कर सकता है और किसी चीज से नहीं, ठीक है। तो अपने आप में क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिगार्डिंग द टर्म जीरो डोज चिल्ड्रन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, it refers to children who have not received any vaccines under their rational immunization schedules. Any vaccine under their rational immunization schedule. This term specifically applies to children under the age of 1 year. Then India has improved from first rank 2021 to second rank 2023 in the number of zero dose children. Which of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? Which मतलब कौन से स्टेटमेंट भी यहां पर सही है? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only या 1 2 3? आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन रिलेटेड टू जीरो डोज चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट है ये भी, फटाफट इसे भी देखिए। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इट refers to children who have not received any vaccines
अंडर देयर रैशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो जो शेड्यूल दिया जाता है, पहली बात तो ये उन बच्चों के लिए है जो उस पर्टिकुलर शेड्यूल के आधार पर इम्यूनाइज या फिर एक प्रकार से उनका इम्यूनेशन नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां तो बिल्कुल सही माना जाएगा कि प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से जब वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो ये उन बच्चों के लिए विशेषकर है, 0 डोज चिल्ड्रन। फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द टर्म स्पेसिफिकली अप्लाइज टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। तो देखिए यहां पर पहली बात तो अंडर द एज ऑफ 1 ईयर या फिर कोई पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया नहीं है। वैसे तो इन्फेंट्स के लिए ही है, लेकिन कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें कई सारे बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर शेड्यूलिंग के हिसाब से। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है अंडर द 0 डोज चिल्ड्रन प्रोग्राम। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा गलत। और वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो इंडिया हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम फर्स्ट रैंक टू सेकंड रैंक 2023 इन द नंबर ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही हो जाता है। तो देखा जाए तो यहां पर 2 को अगर बस आप एलिमिनेट कर दो, है ना, 2 को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो बाकी भी आपका ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस सिर्फ ये याद रखना है सेकंड स्टेटमेंट का जो मैंने आपको बताया। तो देखा जाए 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी बी, 1 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइग्रेशन are correct? India received the highest remittances globally in the year 2022. The percentage of international migrants has decreased over the past 5 decades. Then third, more male migrants were recorded than female migrants in 2020. Select the correct answer using the quotes given below. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। अपने आप में कीवर्ड्स मार्क कर दिए हैं, आसानी से आप भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंसेस ग्लोबली इन द ईयर 2022। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल सही फैक्ट है, अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन आप खुद सोचिए, द परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैज डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 5 ईयर। ये तो बिल्कुल ही पास्ट 5 डिकेड्स, डिकेड से उल्टा है ना, पास्ट 5 डिकेड्स। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। माइग्रेंट्स पास्ट 5 डिकेड्स में तो सबसे ज्यादा बढ़े हैं जब अपन ग्लोबली परसेंटेज की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। और ज्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं दैट आर मेल एज कंपेयर टू फीमेल। तो हमेशा ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अब अगर सेकंड को एलिमिनेट कर दिया जाए, फिर से सेकंड को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है फॉर द 29th नंबर ऑफ एमसीक्यू दैट विल बी बी, 1 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन से रिलेटेड अब क्वेश्चन है। देखिए रिलेटेबल है ये भी। इट अलाउज फॉर टेम्पररी रेसिडेंस इन द डेस्टिनेशन कंट्री। It involves legal and permanent residency in the host country. Migrants have a freedom of movement between the origin and destination countries. Which of the following statements given above are correct? फिर से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कीवर्ड्स मार्क कर दिए हैं, रिलेट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन को भले ही आप आधार बना ले, लेकिन ये भी आपसे बहुत अच्छे से बन सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर से देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, इट अलाउज फॉर टेम्पररी रेसिडेंस। अब अगर यहां पर टेम्पररी रेसिडेंस है तभी तो उनको अपन माइग्रेशन का टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। इट अलाउज फॉर टेम्पररी रेसिडेंस इन द डेस्टिनेशन कंट्री। तो उनका जो रेसिडेंस होता है वो टेम्पररी होता है, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज माइग्रेंट्स, है ना। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो इट इन्वॉल्व्स लीगल, देखिए यहां पर लीगल आ गया और परमानेंट रेसिडेंसी आ गई। तो ये तो सिर्फ सिटीजंस को दिया जाता है ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा गलत। और वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो सर्कुलर माइग्रेशन का मतलब ही होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिटवीन द ओरिजिन एंड द होस्ट या डेस्टाइन्ड कंट्री। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा सही। अब फिर से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर देखिए सेकंड को एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है फॉर द 30th नंबर एमसीक्यू दैट विल बी बी, 1 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। 31st नंबर का एमसीक्यू देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टेबिलिटी पैरामीटर होल्ड्स हाईएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स, देन इट इज पब्लिश्ड annually by the United Nations Human Settlement Program, that is UN Habitat. Then Damascus has been named
the least livable city globally? Which of the above statements is and are incorrect? यहां पर incorrect statement पूछा है, बहुत देर बाद incorrect वर्ड अपने पास आया है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए सारे कीवर्ड्स यहां पर मार्क कर दिए गए। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स की बात की जाए 2024, तो यहां पर जो स्टेबिलिटी पैरामीटर है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये बिल्कुल बात सही है, स्टेबिलिटी यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट वेटेज इस इंडेक्स में स्टेबिलिटी का है, सही है। इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट। तो ये गलत हो जाता है ना, ये गलत हो जाता है। यहां पर जो रिलेटेबल है, दैट इज जो रिलेटेबल है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम नहीं है। और अगर अपन थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो दमस्कस इज द लीस्ट लाइवेबल सिटी ग्लोबली है। तो ये आपके लिए फैक्ट भी है कि दमस्कस की अगर बात की जाए तो बेसिकली अपन सीरिया की कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो वहां वैसे भी कोई अभी रहना नहीं चाहेगा। तो अपने आप में देखिए यहां पर पूछा क्या गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन तीनों में कौन सा है। तो जब अपन इन तीनों में इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो डेट विल बी टू ओनली। तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर यहां बात की जाए तो यहां पर 31 के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बी। और अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट की, तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल आपका ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा डेट विल बी EIU। ठीक है, EIU। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अपन चलते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक तरफ आपकी ट्राइब्स दी है, ठीक है, जुवांग, हक्का पिक्की और रियांग और माशो पीरो, और यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। Also known as Bru is the second largest tribal community in Tripura, an isolated indigenous tribe living in the remote Peruvian Amazon, traditionally involved in shifting cultivation, locally known as Toila Chasa, and the society is matriarchal in nature। तो यहां पर याद रखिएगा ये पेयर्स के रूप में नहीं है क्वेश्चन, यहां पर मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भले ही टाइम लग जाए आपको, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो टोयला चासा है, अपन ने पहले भी इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व किया है, तो उसी को आधार बनाते हुए इसको भी थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बन जाएगा, इजी है, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। फटाफट इसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए फटाफट इधर देखिएगा। सबसे पहले तो जो अपन ने किया है पहले सॉल्व, उसको अपन देखते हैं। अगर अपन जुआंग की बात करें तो जुआंग इज ट्रेडिशनली इन्वॉल्व्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज टोयला चासा। तो ये जुआंग की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और वहीं अगर हक्का पिक्की की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है ड्यू टू इट्स सोसाइटी इज मैट्रियार्कल इन नेचर। ठीक है, बेसिकली साउथ को ही बिलोंग करती है, पूरा सदर्न एरिया जिसमें आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब आ जाता है। हक्का पिक्की वहीं से बिलोंग करती है। फिर वहीं अगर रियांग की बात की जाए तो रियांग ऑल्सो नोन एज ब्रू is the second largest tribal community in the त्रिपुरा। तो यहां पर जुआंग, हक्का पिक्की एंड रियांग हो गया। लास्ट जो बच रहा है मास्को पिरो, ये पीरो मींस पेरुवियन अमेज़न में रहने वाली एक रिमोट एरिया में रहने वाली एक आइसोलेटेड इंडिजीनियस ट्राइब है। तो अगर देखा जाए ऑप्शंस के हिसाब से मतलब ए का बी है, बी का डी है, मतलब ए का देखा जाए तो ए का क्या है 3, तो यहां पर ए का 3 आ गया, बी का 4 आ गया, सी का 1 आ गया, डी का 2 आ गया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है डेट विल बी सी, मतलब A3, B4, C1 एंड D2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र PMDK initiative. It focuses exclusively on manufacturing aids for persons with visual disabilities. Then second, PMDK centers are being established every 100-kilometer radius across India. Then third, Alimco, ALIMCO, a public sector enterprise, is the implementing agency for PMDK. How many of the above statements are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? हाउ मैनी पूछा है, ओनली 1, 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने एक और स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू सोशल इश्यू या फिर अपन पॉलिसी बोल सकते हैं, मोर रिलेटेड टू पॉलिसी, दैट इज प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए।
चलिए इधर देखिएगा, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र इनिशिएटिव की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2024। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली, देखिए फिर से ये टर्म आ गया है ना, ओनली एक्सक्लूसिव, तो इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन मैन्युफैक्चरिंग एड्स फॉर पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो देखिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव तो हो नहीं सकता जो सिर्फ एक लिमिटेड रहे, है ना, वो भी विजुअल डिसेबिलिटीज के लिए। ये एक थोड़ा ब्रॉडर है, ब्रॉडर मतलब यहां पर और सारे फैक्टर्स भी है, और जहां पर एक्सक्लूसिवली आता है वो तो गलत होना तय ही है, तो इसको अपन तो एलिमिनेट कर रहे हैं, ये गलत भी है क्योंकि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू विजुअल डिसेबिलिटीज, इसका थोड़ा और ब्रॉडर प्रिंसिपल है, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पीएमडी के सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड एवरी 100 किलोमीटर रेडियस अक्रॉस इंडिया, बिल्कुल सही है। एंड यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज है इट इज अलिम्को, अलिम्को ALIMCO, मतलब आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल आपका इंस्टीट्यूशन माना जाएगा जो आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर देखा जाए तो कितने स्टेटमेंट पूछे गए, सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। एसएससी के बारे में पूछा है, स्टैटिक क्वेश्चन अपने आप में। एसएससी एम्स टू फैसिलिटेट फंड रेजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन प्रॉफिट, फंड रेजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस फॉर profit entities can raise funds on the SSC by issuing zero coupon, zero principal instruments. Then corporate foundations and professional associations are ineligible to register as social enterprises on the SSE. How many of the above statements are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने एक और स्टैटिक क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड कर रहा है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एम्स टू फैसिलिटेट फंड रेजिंग एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। तो यहां पर सिर्फ एक्सक्लूसिवली फिर से आ गया, देखिए टर्म फिर से एक्सक्लूसिवली टर्म आ गया, फॉर नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। तो यहां पर नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस के अलावा प्रॉफिट फॉर एंटरप्राइजेस भी है, मतलब यहां पर बोथ फैक्टर आएगा, नॉट ओनली आएगा, बोथ फॉर नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस दोनों ही आ जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया गलत। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। तो यहां देखिएगा, फॉर प्रॉफिट एंटिटीज कैन रेज फंड्स ऑन द एसएससी बाय इशुइंग जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां पर फॉर प्रॉफिट एंटिटीज को तो कभी भी फंड रेज करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, तो यहां पर बेसिकली नॉन प्रॉफिट वालों की बात आती है, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। और वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो कॉर्पोरेट foundations and professional associations are ineligible to register as a social enterprises on the social stock exchange। तो ये बस इसका एक ऑब्जेक्टिव सही बैठता है। तो यहां पर अगर देखा जाए कितने सही है, कितने, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव गिवन आर करेक्ट, तो यहां पर 34th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओनली, क्योंकि सिर्फ एक ही यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सराहा स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। इट इज एन इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, then it is available 24/7 in multiple languages. It leverages generative AI models to provide health and information or health information. How many of the above statements are correct? कितने सही है? एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने 35 नंबर का एमसीक्यू, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। तो यहां देखिएगा, सराहा जो है स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, है ना, इट इज एन इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। बेसिकली ये है तो अपने ही देश के लिए, लेकिन इनिशिएशन की क्योंकि पूछी बात जा रही है, यहां पर पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से स्टार्ट किया गया था, और ये भारत में 24/7 अवेलेबल रहेगा इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, मोर देन 8 लैंग्वेजेस के लिए ये अवेलेबल रहेगा। और अगर देखा जाए, इट लेवरेजेस जनरेटिव एआई मॉडल टू प्रोवाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आपको सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस सराहा स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है और पूछा भी क्या है कि कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 35 दैट विल बी ऑल 3। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग SGLR। इंपॉर्टेंट है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। The initiative focuses solely on hotel, resort, sanitation ratings. It aligns with the Travel for Life program under Mission Life. Under Mission Life. फिर से पूछा क्या गया है, How many of the above statements are correct? कितने correct statements है? तो यहां पर only one, only two, all three या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने एक और स्टैटिक क्वेश्चन है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग से रिलेटेड। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये बिल्कुल सही है। अगर स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के माध्यम से और कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। द इनिशिएटिव फोकसेस सोलली ऑन होटल एंड रिजॉर्ट सैनिटेशन रेटिंग। तो ऐसा नहीं है। सोलली की टर्मिनोलॉजी भी कई बार गड़बड़ होती है और यहां पर तो है, क्योंकि होटल और रिजॉर्ट की जब अपन बात करते तो इसके ऊपर से फोकस नहीं है। हर वो चीज जहां पर आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की जा रही है, हॉस्पिटैलिटी जहां पर प्रोवाइड की जा रही है उससे भी रिलेटेड है। तो सोलली के कारण ये टर्म इस टर्म के कारण ये स्टेटमेंट भी यहां पर गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट देखा जाए, इट अलाइंस विद द ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम अंडर मिशन लाइफ, मतलब लाइवलीहुड फॉर एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना। तो यहां पर मिशन लाइफ की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल भी अलाइन करता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही हो जाएगा। तो अपने आप में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 36 में क्योंकि दो पेयर सही है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 आर करेक्ट? NIRF rankings include parameters like teaching, learning, resources, as well as graduation outcomes. Then second, the Indian Institute of Technology, Delhi, ranked first in the NIRF 2024 rankings. Then open universities were included as a separate category for the first time in 2024. अब देखिएगा, select the correct answer using the codes given below. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। आपके सामने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टैटिक है, कीवर्ड्स आपके लिए मार्क कर दिए हैं। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। NIRF रैंकिंग्स इंक्लूड पैरामीटर्स लाइक टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज एज वेल एज ग्रेजुएशन आउटकम्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली रैंक्ड फर्स्ट इन द NIRF 2024, तो ये गलत है। IIT मद्रास को यहां पर फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, यहां पर फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, नॉट दिल्ली, है ना। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का नहीं बल्कि IIT मद्रास को दी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। और एक अच्छी चीज यहां पर ओपन यूनिवर्सिटीज को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है, मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज का भी यहां पर इंक्लूजन हो चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन फिर से रीजनरेट हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। तो देखा जाए तो 2 आपका क्लियरली यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए 2 यहां पर गलत हो जाएगा। मतलब एक अगर फैक्ट पता हो कि IIT मद्रास वैसे भी काफी सारे अवार्ड्स लास्ट ईयर लिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो देखा जाए तो IIT मद्रास अगर फर्स्ट रैंकिंग पर है और अगर यहां पर इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग्स की भी बात की जा रही है तो यही आपका सबसे अग्रणी एक प्रकार से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो बाकी आप सब चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 37th नंबर MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी B, 1 and 3। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू NPS वात्सल्य स्कीम, NPS वात्सल्य स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज एक्सक्लूसिवली, फिर से एक्सक्लूसिवली फॉर माइनर्स अप टू द एज ऑफ 16 years. Contributions under this scheme can only be made online. The account transitions to a regular NPS Tier 1 model at the age of 18. Which of the following statements given above are correct? कितने सही है स्टेटमेंट यहां पर, कौन से सही है? 1 and 2, 3 only, 2 and 3 या 1, 2 and 3? फटाफट एक और स्टैटिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। तो देखिए ये जो NPS वात्सल्य स्कीम है ना, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड-19 के समय खोया है, बेसिकली ये उनके लिए लाई गई थी, दैट इज वात्सल्य स्कीम। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर माइनर्स
अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो ये एक्सक्लूसिवली टर्मिनोलॉजी गलत है। यहां पर माइनस का कुछ एक प्रकार से एज क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो ऑर्फन्स हो चुके हैं, जिनने अपने माता पिता को खो दिया है, 18 ईयर्स ऑफ एज उनने कंप्लीट नहीं की है, तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए स्कीम लाई गई है। दैट इज व्हाट एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है गलत। और वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर दिस स्कीम कैन ओनली बी मेड, देखिए फिर से ओनली बी मेड ऑनलाइन, तो यहां पर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के थ्रू भी या फिर वेरियस चैनल्स के थ्रू भी आप यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, द अकाउंट ट्रांजिशंस टू अ रेगुलर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 मॉडल एट द एज ऑफ 18, तो एट द एज ऑफ 18 में ये ट्रांजिट हो जाएगा अकाउंट, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का अगर देखा जाए तो यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है ना, तो ओनली 3, मतलब 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओनली 3। आगे बढ़ते एक स्टैटिक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो हम हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024, इस बार उसकी थीम क्या थी? अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, फैमिली प्लानिंग इज द ह्यूमन राइट। तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 39, स्टैटिक है, सीधे सीधे थीम पूछी गई है, अपने आप में इजी क्वेश्चन माने जाते हैं इस तरीके के, अगर पता है तो इजी माने जाते हैं, अन्यथा फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए फटाफट इस साल की जो थीम थी, मतलब लास्ट ईयर जो थीम थी, मैंने बताया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं, और जो थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है ना, और सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनकॉर्पोरेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सिलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, 1 and 2, 1 to 4, 1 3 4 या 1 2 3 and 4, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो इंडेक्स के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हमेशा पूछा जाता है। तो यहां पर वो इंस्टीट्यूशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1965 के हुआ था, दैट इज यूएनडीपी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर बात की जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिल्कुल होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बिल्कुल होता है, मीन ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये दोनों ही इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर चारों ही पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया है, और भी पैरामीटर्स होते हैं लेकिन ये तो होते ही होते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 40। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट वाज इंट्रोड्यूस रिसेंटली बाय द नीति आयोग। ये किस चीज पर फोकस करती है? एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, पहली चीज, then deprivations in sanitation, cooking fuel, then deprivations exclusively in monetary terms. Select the correct answer using the code given below. फटाफट बताइएगा, अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है, 1 only, 1 and 2, 2 3 या 1 2 3, फटाफट अटेम्प्ट करिए और प्रयास करिए इसको आंसर देने का। चलिए देखिएगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे हाल ही में नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था, इट फोकसेस ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये बिल्कुल सही है, along with depreciation और depreciation बोल रहा हूं सॉरी, along with deprivations in sanitation and cooking fuel। लेकिन देखिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट लेकिन क्या बोल रहा है? डेप्रीवेशन एक्सक्लूसिवली इन द मॉनेटरी टर्म्स। तो यहां पर मॉनेटरी टर्म्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि अपन यूजुअली बिलो पॉवर्टी लाइन और वो सब बोलते हैं, तो यहां पर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और सैनिटेशन और कुकिंग फ्यूल से रिलेटेड ही यहां पर सारी चीजों को फोकस किया गया है, मॉनेटरी टर्म्स को नहीं किया गया, और एक्सक्लूसिवली भी टर्मिनोलॉजी फिर से आ गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है, और इसी को एलिमिनेट करते हैं। देखो एलिमिनेट करते हैं, ये गया है ना, और देखा जाए तो इसके हिसाब से क्योंकि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो 41 नंबर का जो एमसीक्यू हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मल्टी डायमेंशनल, फिर से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने शुरू किया उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक, देन ग्लोबल एमपीआई
is computed based on the Alkire-Foster methodology. It measures poverty by combining income-based metrics with deprivation in education and health. How many of the above given statements are incorrect? अब इसमें incorrect पूछा है, ठीक है, incorrect statement एक गलत है, दो गलत है, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, या तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, जो नन का मीनिंग हो जाता है। फटाफट 42 नंबर का एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है, अपने आप में पिछले एमसीक्यू को आधार बनाते हुए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी एंड द वर्ल्ड बैंक। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में यूएनडीपी तो है, यूएनडीपी तो है, लेकिन वर्ल्ड बैंक नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की जगह पर आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक और इंस्टीट्यूशन आ जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडेक्स। तो यहां पर OPHDI आ जाता है इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो रहा है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट देख लिए, ग्लोबल एमपीआई इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द अल्किरी-फोस्टर मेथोडोलॉजी। ये एक फेमस मेथोडोलॉजी है रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कैलकुलेशन से। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, स्टैटिक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट मेजर्स पॉवर्टी बाय कंबाइनिंग इनकम बेस्ड मैट्रिक्स विथ डेप्रीवेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ। तो पहले अपन ने देखा था एजुकेशन हेल्थ के अलावा भी कई सारे क्राइटेरियाज है, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। 42 की अगर बात की जाए तो कितने स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, 1 एंड 3 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 42 एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लखपति दीदी इनिशिएटिव। चलो आ ही गई लखपति दीदी की बात। इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मार्क कर देता हूं। देन इट रिक्वायर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स members to participate in at least 2 livelihood activities. Then the initiative focuses on district level planning and financial discipline. Which of the statement given above are correct? फिर से कितने करेक्ट स्टेटमेंट है? 1 only, 1 and 3, 1 and 3 के बाद थर्ड है 2 and 3, देन 1, 2 and 3। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 43। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। लखपति दीदी इनिशिएटिव से रिलेटेड, ये पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएगा। कीवर्ड्स आपके लिए मार्क कर दिए गए हैं। चलिए इधर ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहली बात तो यहां पर दो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात तो यहां पर जो मिशन रिस्पॉन्सिबल है उसको बता दूं, एन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन along with the Ministry of Rural Development। तो यहां पर अगर पूछा जा रहा है और अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो जाता है। वहीं फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट रिक्वायर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट 2 लाइवलीहुड एक्टिविटीज। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है, इसकी कंडीशन है, लखपति दीदी की अपने आप में ये कंडीशन है कि यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को एटलीस्ट 2 लाइवलीहुड एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन उसमें जरूरी है। और थर्ड स्टेटमेंट, द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो ये भी अपने आप में सही है। तो देखा जाए तो अगर आप 1 को भी एलिमिनेट कर दोगे, करते अपन, तो यहां पर 43rd का जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है, डेट विल बी 2 and 3। बस इसके लिए आपको मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल पता होना था, जैसा कि अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजना, उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री अपने आप में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन को क्रैक करने का साधन होती है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 44th नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट, child obesity, child stunting. Which of the indicators given above are used for computing global hunger index? Global hunger index आपके लिए ऑप्शन है 1 2 4, 2 and 3, 1 3 4 या 1 2 3 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। भले ही अपन 44th क्वेश्चन में है, हो सकता है कि थोड़ा हमारा एनर्जी लेवल लो हो गया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम से, इत्मीनान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा आपसे एक बार में।
चलिए तो देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है कि क्या क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंप्यूटिंग के पैरामीटर्स हो सकते हैं, इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी बिल्कुल है, ठीक है, अंडर नरिशमेंट बिल्कुल है, चाइल्ड स्टंटिंग भी बिल्कुल है, लेकिन चाइल्ड ओबेसिटी तो देखा जाए तो ये तो ओवर नरिशमेंट के कारण होती है। तो अगर आप चाइल्ड ओबेसिटी को ही बस एलिमिनेट कर देते हो ना, तो देखिए यहां पर चाइल्ड ओबेसिटी को मतलब थर्ड नंबर को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो 44th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी 1, 2 एंड 4। तो अगर पता नहीं भी है तो कम से कम ये तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हंगर में चाइल्ड ओबेसिटी कोई इंडिकेटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो ओवर नरिशमेंट के कारण होता है। तो 3 को एलिमिनेट करने पे 44th का जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है 1, 2, 4, दैट इज ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024। चलिए ये रिसेंट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भले ही पिछले वाले से रिलेटेड है, लेकिन देखते हैं। द GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाईएनुअली बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI एंड वेल्थ हंगर हेल्फे। The GHI score is measured on a scale of 0 मतलब no hunger to 100 extreme hunger. India ranks 105 out of 127 countries indicating a serious hunger situation. Which of the statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? 1, 2, 2 and 3, 1, 2, 3 and 1 only। अपने आप में ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, रिसेंट का है, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। फटाफट कीवर्ड्स आपके लिए मार्क कर दिए, इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय एनुअली नहीं आएगा, पहली बात तो इट वाज पब्लिश्ड और इट इज पब्लिश्ड एनुअली। ये रिपोर्ट हर साल आती है, ठीक है, और पहले यहां पर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था। मतलब जब इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो इनिशियली इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्फे या वेल्थ हंगर हेल्फे नाम का एक और इंस्टीट्यूशन जुड़ चुका है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत है। वहीं अगर देखा जाए द GHI स्कोर इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 नो हंगर और 100 से एक्सट्रीम हंगर होता है, ये बिल्कुल सही है। और इंडिया की रैंकिंग जो 2024 में आई है वो 105 आई है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और याद रखिएगा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये देश भारत से आगे है, पाकिस्तान थोड़ा हमसे पीछे है, लेकिन फिर भी ये देश हमसे आगे है। तो यहां पर देखिए अगर आप फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर दे तो अपने आप में ये क्वेश्चन भी फिर से क्रैक हो जाता है। देखिए फर्स्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना, तो जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है फॉर द क्वेश्चन नंबर 45 दैट विल बी 2 and 3। आगे बढ़ते हैं। With reference to the Jan Poshan Kendras initiative, consider the following statements. The pilot project involves remaining fair price shop in all states and union territories of India. The initiative aims to diversify the inventory of fair price shops, ensuring that at least 50% of the stock comprises nutrition rich food items. Then fair price shops Sahay app launched under this initiative focus on enhancing consumer engagement through the public distribution system. Then the initiative includes collaboration with SIDBI and the Ministry of Skill Development to provide entrepreneurship training, easy credit access for the FPS dealers. Which of the above statements are correct? कितने सही है? 1, 2, 2 and 4, 3 and 4 या 1, 2, 3? आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 46 अपने आप में कीवर्ड्स मार्क कर दिए हैं। एक प्रकार से किसी एक पॉलिसी इनिशिएटिव का स्टैटिक क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, सारे उसके फीचर्स यहां पर दिए हैं। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द जन पोषण केंद्रास। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए जन पोषण केंद्रास को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है और ये अपने आप में एक फेस प्रोजेक्ट है। फेस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इसका इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है और जब पायलट टर्मिनोलॉजी आती है तो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले से इनिशिएट किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स रिमेनिंग फेयर प्राइस शॉप्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो कभी भी पायलट प्रोजेक्ट को सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया ही नहीं जा सकता, यही इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। इट वाज अ या इट इज अ फेस प्रोजेक्ट, इट इज अ व्हाट, फेस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर
गलत हो जाता है। द इनिशिएटिव एम्स टू डाइवर्सिफाई द इन्वेंटरी ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, जहां पर इंश्योर किया जा रहा है एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टॉक कंप्राइजेस न्यूट्रिशन रिच आइटम्स या न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स। तो ये अपने आप में ये इसका फीचर है, इंपॉर्टेंट है ना। देन थर्ड में चलते हैं, एफपीएस सहाय ऐप। तो सहाय ऐप ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है ना, सहाय ऐप नहीं है, इट इज एक्चुअली सहायक ऐप, सहायक ऐप। तो यहां पर अब वैसे तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन अपने आप में है तो सहायक ऐप, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, बाकी रीड करने की आवश्यकता नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, द इनिशिएटिव इंक्लूड्स कोलैबोरेशन विद द सिडबी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, इजी क्रेडिट एक्सेस फॉर एफपीएस डीलर। तो ये भी सही हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि ओनली 2 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 46 नंबर एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, Which of the following is not a feature of महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब महात्मा गांधी नरेगा। देखिएगा बहुत इजी स्टैटिक क्वेश्चन है। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment to every rural household. Then employment under मनरेगा must be provided within 5 kilometer radius of applicant's residence or additional wages must be paid. It mandates that at least 1/3 of the beneficiaries must be a woman. It is applicable only to household that fall below the poverty line और below poverty line। आपके स्क्रीन के सामने 47th नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, कीवर्ड्स मार्क कर दी है, फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे तो पूर्ण भरोसा है ये बन जाएगा आपसे, बिल्कुल भी बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। याद रखना है पूछा गया है कि कौन सा फीचर नहीं है, सबसे पहली वर्डिंग जो मार्क किए हैं, ठीक है। तो देखिए मनरेगा की बात की जाए, वैसे तो देखा जाए नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 में आई थी और इसका नाम एमजी नरेगा 2009 में होता है ना। और जब से ये स्कीम को लॉन्च किया है हमेशा से सुर्खियों में रही है। हर बार जब भी बजट में या बजट होता है, पार्लियामेंट्री कोई भी सेशन होता है, इस स्कीम का नाम ना लिया जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो देखिए इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस, ये बिल्कुल है। एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ एप्लीकेंट्स रेसिडेंस और एडिशनल वेजेस मस्ट बी पेड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए यहां पर और क्या बोला, इट मैंडेट्स दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी मस्ट बी वुमेन। तो यहां पर मैंडेट है और 1/3 वुमेन्स बेनिफिशियरी को यहां पर मैंडेटरी आपका एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू हाउस होल्ड डेट फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन याद ये रखना है, देखिए ओनली फिर से आ गया पहली बात तो, है ना। और बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पहली बात तो जितने भी लोग अनस्किल्ड है वो भी मनरेगा में जा सकते हैं। अब इसे अन्यथा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी यहां पर अनस्किल्ड लेबर्स की बात आ रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है, ये इसका फीचर नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए 47th नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डेट विल बी डी। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट। The SOFI report is jointly prepared by FAO and the UNICEF. Then Africa records the highest prevalence of hunger globally with more than 1/5 of its population affected. The affordability of the healthy diets has improved in high income countries पोस्ट कोविड पेंडेमिक। आपकी स्क्रीन के सामने 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा यह गया है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब यहां पर एक पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, इनमें से कोई भी पेयर सही नहीं है। आपकी स्क्रीन के सामने 48 नंबर का एमसीक्यू है, स्टैटिक इन नेचर है, अपने आप से कीवर्ड्स मार्क कर दिए है। बिल्कुल आसानी से आराम से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। सोफी रिपोर्ट को फाओ एंड यूनिसेफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ये बिल्कुल सच है। अपने आप में इसका फीचर स्टैटिक फीचर है कि जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनिसेफ। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, अफ्रीका रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ हंगर ग्लोबली विथ मोर देन 1/5 ऑफ इट्स पॉपुलेशन अफेक्टेड। तो अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट का एकमात्र ये रिकॉर्ड ही है, और ये अपने आप में सबसे ज्यादा अगर उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर मतलब अफेक्ट हुआ है तो वहां पर इस चीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। लेकिन एक चीज देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, द अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स
has improved in high income countries, has improved in high income countries पोस्ट कोविड 19 पेंडेमिक। तो पोस्ट कोविड 19 पेंडेमिक के बाद जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, हाई इनकम कंट्रीज में भी ये इश्यू बढ़ गया है, उनको भी अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि पोस्ट कोविड 19 अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है जो हाई इनकम कंट्रीज को भी अफेक्ट किया है। तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 48 एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी ओनली 2। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द नो डिटेंशन पॉलिसी under the Right to Education Act 2009, consider the following statements. The policy prohibited the detention or expulsion of students in classes 1st to 8th until the completion of elementary education. The aim of the policy was to reduce dropouts and remove the fear of failure among students. Then third, the policy applied only to government schools, excluded private school. The policy was abolished after an amendment to RTE Act, which came into effect in December 2024. अब यहां पर वही है, which of the following given above statements are correct? 1 and 2, 1 to 4, 2 and 3 या 1, 3 and 4। फटाफट अटेम्प्ट करिए, अपने आप में स्टैटिक इजी क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है, डिबेट भी हुई है इस पर। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 49। चलिए इधर ध्यान से देखिए। द पॉलिसी प्रोहिबिटेड द डिटेंशन और एक्सपल्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 8th until the completion of elementary education। तो यहां पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। अपने आप में जो अमेंडमेंट हुआ था रिसेंट में, एक चीज याद रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये अप्रैल 2025 को इफेक्ट में आने वाला है। अप्रैल 2025 को इफेक्ट में आने वाला है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो फीचर है, द पॉलिसी प्रोहिबिटेड द डिटेंशन और एक्सपल्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस 1 to 8 अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, जो डर के मारे एक फियर के कारण अपने स्कूलिंग को छोड़ देते हैं। पहली बात तो ये उस पॉलिसी को प्रोहिबिट करता है, ये उस स्टेप को प्रोहिबिट करता है, तो ये उसका फीचर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स एंड रिमूव द फियर ऑफ द फेलियर अमंग द स्टूडेंट्स, इसका फीचर हो जाएगा। अभी मैंने जैसे आपको फर्दर एक्सप्लेन किया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द पॉलिसी अप्लाइड ओनली टू गवर्नमेंट स्कूल, देखिए ओनली फिर से आ गया आपके लिए, ओनली टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एक्सक्लूडेड प्राइवेट स्कूल। तो यहां पर ये याद रखना है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड आपके कुछ ट्रस्ट हो या कोई और प्राइवेट स्कूल हो, तो यहां पर सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। तो एक्सक्लूडेड प्राइवेट फैक्टर्स और एक्सक्लूडेड प्राइवेट स्कूल्स जो है ये भी गलत हो जाएगा, है ना। और अगर फोर्थ की बात की जाए, द पॉलिसी वाज एबॉलिश्ड आफ्टर एन अमेंडमेंट टू RTE एक्ट विच केम इनटू इफेक्ट इन दिसंबर 2024 और 2000 मतलब अप्रैल 2025 में ये लागू भी हो जाएगी। तो नए सेशन में क्योंकि लागू होगी, है ना, मतलब इसका जो है नया सेशन में इंप्लीमेंटेशन होगा, तो अपने आप में ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर थर्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए तो C और D यहां पर एलिमिनेट हो रहे हैं, और ऐसे देखा जाए तो 1, 2 and 4 आर द फीचर्स। तो यहां पर 49th MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी B। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, विथ रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। द डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड सबस्यूम्स अ मैरिड वुमन्स लीगल आइडेंटिटी अंडर हर हस्बैंड। द मैरिटल रेप एक्सेप्शन MRE is rooted in the principles of the doctrine of coverture. The doctrine denies women the right to own property, enter contracts, or initiate legal proceedings independently after marriage. Then, in Joseph Shine versus Union of India 2018, the Supreme Court upheld the validity of the marital rape exception. तो यहां पर ये एक आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसको फटाफट अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। Which of the above statements are correct? 1, 2, 3, 2 and 4, 1, 3 and 4 या 1 and 2। फटाफट इसे भी अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर का मतलब होता क्या है, पहली बात तो उसको समझना है। पहले स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ
एंड सबस्यूम सम मैरिड वुमेन्स लीगल आइडेंटिटी अंडर हर हस्बैंड। मतलब एक प्रकार से जो भी वुमेन्स की आइडेंटिटी होती है वो पूरी की पूरी हस्बैंड के ऊपर निर्भर हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है। तो यहां पर यही जो प्रिंसिपल कहलाता है, यही डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर कहलाता है। मतलब वो पूरा डिपेंडेंट हो जाती है हस्बैंड के ऊपर, कुछ भी इंडिपेंडेंटली वो कोई काम नहीं कर सकती है ना, और उससे रिलेटेड कोई उनको लीगल राइट्स मिलते भी नहीं है। तो अपने आप में, क्योंकि उनके नाम के साथ ही हस्बैंड की आइडेंटिटी जुड़ जाती है और हस्बैंड एक प्रकार से उन्हें पूरा सबस्यूम कर जाता है, और यही आपका प्रिंसिपल कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर। तो अपने आप में फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। मैरिटल रेप एक्सेप्शन एमआरई इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर। ये सबसे कंसर्निंग थी चीज, अभी अपन इस पे फिलहाल ज्यादा चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये भी उसका एक फीचर है ना। मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, है ना, ये याद रखिएगा। देन थर्ड, द डॉक्ट्राइन डिनाइज वुमेन द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स और इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंटली आफ्टर मैरिज। तो यही एक फंडामेंटल डेफिनेशन कहलाएगी। यहां लिख देता हूं मैं, फंडामेंटल डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शन। तो ये जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है ना, इसे अपहेल्ड नहीं किया है, बल्कि जो सेक्शन 497 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। तो देखा जाए तो अगर 4 को आप एलिमिनेट कर दो ना, 1 2, तो यहां पर क्योंकि 1 2 एंड 3 आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है यहां पर जो स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी ए, 1 2 एंड 3। तो इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं आज के सेशन को भी दोस्तों। ये आपके लास्ट 1 ईयर के सोशल इश्यूज से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज थे, जो करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज थे। आपसे अगर बन गए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने हैं तो एक प्रकार से हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी है बिफोर प्रीलिम्स कि हम इन सेक्टर्स को भी टारगेट कर ले, फोकस कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए बनाए गए क्वेश्चंस है। तो इसी के साथ सेशन को अपन समाप्त करते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं अपने आखिरी सेशन में मंगलवार को, ट्यूसडे को। जय हिंद एंड वंदे मातरम एंड बेस्ट विशेष आप सभी को।